हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज जो आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है आपकी वर्कशीट नंबर 26, जो आपको 2 सितंबर 2020 को मिली है। जो आज की वर्कशीट में हम जो चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम का मानव श्वसन तंत्र करेंगे। क्या है ये मानव श्वसन तंत्र? वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में इस वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चन आंसर को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र को पढ़ने के लिए हमें पहले मानव श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए, हमने देखा है यहां पे लिखे हैं मैंने नाम मानव श्वसन अंगों के। सबसे पहले नासा द्वार। हमने देखा नाक में 2 छेद नजर आ रहे हैं, उसे हम नासा द्वार कहते हैं। नासा द्वार और मुख द्वार जो एक जगह इकट्ठे होते हैं जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। यह ग्रसनी आगे जाती है, कंठ में खुलती है। कंठ क्या है? इसे हम वाक यंत्र भी कहते हैं या ध्वनि यंत्र भी कहते हैं। हमने देखा अगर आप अपनी उंगलियों को अपने गले पर लगाते हैं और कुछ बोलते हैं तो आप कंपन महसूस करते हैं, वाइब्रेशन महसूस करते हैं। इसी वाइब्रेशन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम कंठ या वाक यंत्र कहते हैं। अब यह देखा गया है कि जो एक वयस्क पुरुष है, इसमें ये जो कंठ का हिस्सा है, हड्डी थोड़ी बाहर निकली हुई नजर आती है, उसमें उसको हम एडम्स एप्पल का नाम देते हैं। महिलाओं में ये नहीं पाई जाती, पुरुषों में ये हड्डी थोड़ी उभर जाती है जिसे एडम्स एप्पल का नाम देते हैं। कंठ के बाद हमने देखा, कंठ के बाद एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नली लाइक संरचना है, जिसे हम श्वास नली का नाम देते हैं। यह श्वास नली आगे जाकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। उस बटे हुए हिस्से को हम श्वसनी का नाम देते हैं। यह श्वसनी आपके फेफड़ों में प्रवेश करती है। फेफड़ों या फुफ्फुस में प्रवेश करते ही यह श्वसनी कई सारी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे हम श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसनिकाओं के सिरे पर हमने देखा, ये श्वसनिकाओं के सिरे पर आपको गोल गोल संरचनाएं नजर आ रही हैं। अगर हम इसका इनलार्ज व्यू देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार के अंगूर के गुच्छे की तरह संरचनाएं दिखती हैं। उन्हें हम कुपिका का नाम देते हैं। हमने देखा कि गैसों का जो आदान प्रदान है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान है, वो इसी कुपिका के सतह पर होता है। हमने पिछले वर्कशीट में देखा था कि गैसों के आदान प्रदान के लिए जो हमारी श्वसन अंग हैं, उनकी संरचनाओं में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला हमने देखा बृहद क्षेत्रफल। दूसरा हमने देखा कि इनके चारों तरफ रक्त की एक पतली परत जो गैसों को आसानी से अवशोषित कर सके। और तीसरा हमने देखा कि इसकी जो भित्ति है वो इतनी पारगम्य होनी चाहिए कि गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। तो हमने देखा कुपिकाओं में वो तीनों गुण पाए जाते हैं। बृहद क्षेत्रफल भी है, इसकी चारों तरफ रक्त वाहिकाएं भी हैं, और इसकी भित्ति इतनी पारगम्य है कि गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा आसानी से हो सके। तो आइए हम इन अंगों के कार्यों को एक एक करके देखें। जैसे हमने नासा द्वार देखा, बचपन में हमने सबने अपनी नाक में उंगली जरूर डाली होगी एक ना एक बार।
हमने देखा नाक की जो लाइनिंग है, जो अस्तर है, उसमें एक चिपचिपा पदार्थ है, म्यूकस श्लेष्मा है, और इसमें नाक में बाल भी पाए जाते हैं। इन दोनों का कार्य हमने देखा कि वायु को फिल्टर करने का है। मतलब म्यूकस लाइनिंग क्या करेगी, जो धूल के कण है उसको चिपका लेगी, जिसके कारण जो है हमारी जो अंदर लेने वाली वायु है वो धूल मुक्त हो जाए। अब जैसे ही हमने देखा कि वायु नासा ग्रसनी में पहुंचती है, वायु को नम और गर्म किया जाता है और कंठ द्वारा श्वास नली में भेज दिया जाता है। अब हमने देखा श्वास नली का एक बड़ा अहम रोल है। एग्जाम में हमने देखा कि इससे संबंधित 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो हमने देखा कि एक एपिग्लोटिस का क्वेश्चन आता है, एपिग्लोटिस क्या है, और दूसरा हमने देखा वलय संरचना। हमने देखा कि जो एपिग्लोटिस, हमने देखा अक्सर हम खाना खाते हैं तो घसका हो जाता है। मतलब घसका क्या हो गया कि जो हमारा खाना या जो पानी है वो आहार नाल से न जाकर श्वास नलिका में चली गई, तो तुरंत ये मैकेनिज्म में छींक या खांसी आ जाती है और तुरंत वो बाहर निकल जाता है। लेकिन हमने देखा भोजन नली में ही भोजन जाए, श्वास नली में ना आए। इसके लिए हमने देखा श्वास नली के ऊपरी हिस्से पर एक ढक्कन नुमा संरचना है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ये भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। हमने एक और संरचना देखी, वलय संरचना। ये हमने इसका कार्य है श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकना। ये वलय जो है ये उपास्थि के बने होते हैं और हमने देखा श्वास नली के आकार को बनाने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। अगर ये वलय संरचना ना होती तो ये श्वास नली आपस में चिपक सकती थी, जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। तो हमने देखा नेचुरली एक वलय संरचना। अब हमने देखा श्वास नली आगे जाकर फेफड़ों में प्रवेश करती है और श्वसनी बनाती है। जो दाएं श्वसनी है दाएं फुफ्फुस में फेफड़े में प्रवेश करती है और बाएं श्वसनी बाएं फेफड़े और फुफ्फुस में प्रवेश करती है। प्रवेश करती ये श्वसनी जो है कि कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जैसे चित्र में दिया हुआ है। उस समय उसका नाम श्वसनिका है। मतलब श्वसनी आगे कई श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है और हर एक श्वसनिका के सिरे पर हमने देखा कुपिकाएं उपस्थित होती हैं। इसके अलावा हमने देखा कि एक मध्य पट या डायाफ्राम का भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। क्या है ये डायाफ्राम या मध्य पट? हमने देखा कि वक्ष गुहा, छाती ये वक्ष गुहा हो गई, और उदर गुहा, दोनों को सेपरेट करने के लिए दोनों का एक पार्टीशन है, जो एक झिल्ली है जो दोनों को अलग करती है, उसको हम डायाफ्राम या मध्य पट का नाम देते हैं। आइए आगे हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मतलब जो श्वास और श्वसन 2 शब्द अलग हैं। श्वास लेना मतलब हमने देखा इनहेलेशन, श्वास को अंदर लेना, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर छोड़ना। उसमें हमने देखा अंतः श्वसन, इनहेलेशन मतलब श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया अंतः श्वसन कहते हैं, और जो श्वास को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम उच्च श्वसन कहते हैं। तो अंतः श्वसन और उच्च श्वसन क्या है? हमने देखा कि वायु को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है या अंतः श्वसन है वो किस प्रकार होती है। आइए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। हम श्वास को अंदर खींचते हैं। जैसे ही आप श्वास खींचते हैं, देखिए आपकी जो वक्ष गुहा है ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ गति करती है। इस ऊपर और बाहर की गति करने के कारण वक्ष गुहा का जो आपका आयतन है वो बढ़ जाता है। आयतन या वॉल्यूम बढ़ने के कारण हमने देखा दाब कम हो जाता है। अब हमने देखा जो वक्ष गुहा के अंदर का दाब कम है, बाहर वायु का दाब अधिक है। हम जानते हैं वायु अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम वाले दाब वाले क्षेत्र पर गति करती है। तो हमने देखा वायु क्या करेगी, नासा द्वार से होती हुई, ग्रसनी से होती हुई, नसिका, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं से फुफ्फुस, कुपिका कोश तक। मतलब अब ये कुपिकाएं क्या हो जाती हैं, गुब्बारे की तरह जैसे हवा भरती है, भर जाती हैं।
अब इस भरी हुई वायु में अब क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रक्त में अवशोषित कर लिया जाएगा, विसरित हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस कुपिकाओं में विसरित हो जाएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु, पहले हमने देखा क्या प्रक्रिया आ गई, अंतःश्वसन, उच्च श्वसन प्रक्रिया द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड वायु बाहर त्याग दी जाएगी। अब ये उच्च श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, हमने देखा सांस जो हम छोड़ते हैं तो आपकी वक्ष गुहा दोबारा नॉर्मल साइज पे आ जाती है, वो नीचे की तरफ और अंदर की तरफ गति करती है। इसके कारण जो आपका जो आयतन है वक्ष गुहा का वो कम होता है, प्रेशर बढ़ता है। अब अंदर का प्रेशर अधिक और बाहर का प्रेशर कम, वायु क्या करेगी, अधिक प्रेशर से अधिक दाब से कम दाब की तरफ गति करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु क्या है, बाहर त्याग दी जाएगी। इसमें हमने देखा डायफ्राम जो हम आपको मध्य पट्ट कह रहे हैं, इसका भी एक अहम रोल है। इसका क्या रोल है, हमने देखा जब हम अंतःश्वसन करते हैं, जब सांस अंदर ले रहे हैं, तो इसका जो शेप होती है डायफ्राम की वो आपकी फ्लैट होती है, मतलब वो सीधी होती है, पट इसका सीधा होता है। और जैसे हम सांस छोड़ेंगे तो इसका जो गुंबद आकार का हो जाता है। ये जो मूवमेंट है, हम एक प्रयोग आपको दिखाते हैं, एक मॉडल मैंने बना रखा है डायफ्राम के लिए। हमारे पास एक सिंपल सा घर में बनाया हुआ मॉडल है। हमने देखा है कि हमने एक बोतल ली है, बोतल को हमने क्या कर लिया, उसको आधा बीच में काट लिया है। एक गुब्बारे की हमने देखिए डायफ्राम बनाया हुआ है। पेन को हम छेद करके एक पाइप ले सकते हैं, पेन को आप दोनों तरफ छेद करके उसके सिरे पर एक हमने गुब्बारा बैलून, होली में हम अक्सर आपके घर में पड़े भी होंगे, ये होली खेली होगी तो अभी गई है ना होली, तो वो बैलून हमने उसके एक सिरे पर लगा दिया, दूसरा सिरा हमारा खुला हुआ है, तो ये खोखली पाइप है, पेन को हमने काट के बनाया हुआ है। इसमें हमने रबड़ का डायफ्राम लगा दिया। अब हमने देखा जैसे ही डायफ्राम डोम मतलब देखिए गुंबद, ये गुंबद निकल गया, तो देखिए आप जब हम इसको नीचे की तरफ दबा रहे हैं तो गुब्बारा क्या है, पिचक जा रहा है, मतलब वायु गुब्बारे में से निकलकर बाहर जा रही है। ये हमारा जो है वो प्रक्रिया क्या है, उच्च श्वसन की। अंतःश्वसन में क्या है, जब डायफ्राम नीचे की तरफ गति कर रहा है, देखिए वायु यहां से क्या कर रही है, गुब्बारे में प्रवेश कर जा रही है, देख रहे हैं आप। तो यही प्रक्रिया आपकी नॉर्मली होती है। मैं इसको बनाने की आपको अलग से वीडियो भी दूंगा कि इसको कैसे बनाएं, इस मॉडल को कैसे तैयार करें। तो आप डायफ्राम का रोल इसमें देख सकते हैं, किस प्रकार से आपके लंग्स में हवा भरती और निकलती है। तो हमने यहां पे आपके सामने मानव श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा की। आइए हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं, जो आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कुपिका का क्या कार्य है। कुपिका हमने देखा गैसों का विसरण यही होना, कुपिका का क्या कार्य है। दूसरा हमने देखा गैसीय विसरण किस स्थान पर होता है, तो कुपिका क्षेत्रफल हमने देखा, कुपिका की सतह पर गैसों का आदान प्रदान होता है। तीसरा, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। आप देखेंगे कि आपके ये जो वर्कशीट दी हुई है, आपके राइट कॉर्नर में नीचे अंतर भी दिया गया है, मैं अंतर पढ़ के दिखाऊंगा आपको। सांस लेते समय वक्षीय गुहा फैलती है और श्वास छोड़ते वक्त वक्षीय गुहा सिकुड़ जाती है। दूसरा, पसलियां ऊपर उठती हैं, मैंने पसलियों का क्या है, ऊपर और बाहर की तरफ उठती हैं, इसमें ऊपर उठती हैं, बाहर भी उठती हैं, पसलियां ऊपर उठती हैं और सांस छोड़ते वक्त यही पसलियां नीचे की ओर गति करती हैं। तीसरा, सांस लेते समय डायफ्राम आकार में सपाट हो जाता है, जबकि सांस छोड़ते वक्त यही डायफ्राम क्या है, गुंबद के आकार का हो जाता है। तीसरा और चौथा हमने देखा यहाँ पे फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया वक्ष गुहा के फैलान के कारण अंदर का आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आयतन बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। जबकि निश्वसन के वक्त क्या होता है, उल्टी प्रक्रिया, आपका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा और श्वास क्या है, बाहर निकाल दी जाएगी। तो सांस लेते वक्त तो ये अंतर आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है मानव श्वसन प्रणाली का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र आप में वर्कशीट में दिया गया है। और तीसरा, सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान अपने उदर की गति, उदर मतलब पेट हो गया आपकी, इसकी गति बतानी है। सांस ले रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, ये अंदर की तरफ पेट चला जा रहा है, सांस छोड़ रहे हैं तो पेट बाहर की तरफ। तो आप देखेंगे सांस लेते समय और छोड़ते दौरान उदर की गति का ध्यान
से देखिए और महसूस कीजिए और अपने अवलोकन के पीछे क्या कारण हो सकता है उसको भी आप लिखिए। तो उदर का रिलेशन हमेशा किससे, डायफ्राम से है। तो इसमें डायफ्राम की पोजीशन क्या रहती है, सांस लेते वक्त और सांस छोड़ते वक्त। आज का कंटेंट यहीं समाप्त करता हूं। आशा है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां पे आप मुझसे क्वेरीज कर सकते हैं। एक बार आपको फिर बताना चाहूंगा कि ये जो है वीडियोस आपकी हेल्प के लिए बन रही हैं, तो इन्हें देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।